के बाद राघव वापस अपने देश लौट आया था। हालांकि विजय अभी भी कानून की नजर में भगोड़ा था, लेकिन राघव ने अब अपना ध्यान अपनी विरासत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में लगा दिया था। अध्याय: नया साम्राज्य और तेल का खेल। राघव अपने ऑफिस में बैठकर उन पुरानी फाइलों को देख रहा था जो उसके पिता ने अधूरी छोड़ी थीं। तभी मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वीरेंद्र का नाम चमक रहा था। राघव ने फोन उठाया। हाँ वीरेंद्र, क्या खबर है? वीरेंद्र की आवाज में एक असीम उत्साह और गर्व था। उसने कहा, राघव बाबा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारा ऑयल इंडस्ट्री, तेल रिफाइनरी प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। मशीनों का परीक्षण सफल रहा है और हम आज रात अपनी पहली खेप, फर्स्ट बैच निकालने वाले हैं। तकनीक और व्यापार का संगम। राघव की आंखों में एक चमक आ गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि राघव के पिता का वो सपना था जिसे विजय और शेट्टी ने मिलकर बर्बाद करना चाहा था। वीरेंद्र ने आगे बताया, बाबा, हमने इस रिफाइनरी में वही तकनीक इस्तेमाल की है जो विनय और तरुण ने उन रोबोट से सीखी थी। हमारी रिफाइनरी अब दुनिया की सबसे एडवांस और ऑटोमेटिक यूनिट है। इसकी कार्यक्षमता आम कंपनियों से दुगनी है। राघव ने कुर्सी से उठते हुए कहा, शानदार वीरेंद्र, ये सिर्फ तेल की पहली खेप नहीं है, ये हमारे नए साम्राज्य की पहली ईंट है। मैं खुद आज रात वहां पहुंच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब पहली खेप निकले तो दुनिया को पता चले कि राघव राजवंशी अब वापस आ चुका है। विजय की बदहाली और राघव की नजर। उधर सीमा पार एक छोटे से गंदे कमरे में बैठा विजय टीवी पर यह खबर देख रहा था कि राजवंशी इंडस्ट्रीज ने तेल के क्षेत्र में कदम रख दिया है और उनकी पहली रिफाइनरी शुरू हो गई है। विजय के पास अब न पैसा था, न सम्मान। वो दाने दाने को मोहताज हो रहा था। राघव जानता था कि विजय ये सब देख रहा होगा। उसने यश से कहा, यश, वीरेंद्र को कहो कि सुरक्षा और कड़ी कर दे। जब व्यापार बढ़ता है तो पुराने दुश्मन फिर से सिर उठाने की कोशिश करते हैं। विजय अब एक घायल सांप की तरह है। वो सीधे हमला नहीं करेगा, लेकिन वो जरूर छटपटा रहा होगा। पहली खेप का जश्न। रात के वक्त जब रिफाइनरी की विशाल चिमनियों से धुआं निकला और पाइपलाइनों से तेल की पहली बूंदें टैंकर्स में भरने लगी, तो पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राघव ने अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका सपना सच हो गया। अब इस साम्राज्य को कोई नहीं हिला सकता। राघव अब सिर्फ एक बेटा नहीं था जिसने बदला लिया, वो अब ऑयल और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। राघव के लिए रिफाइनरी शुरू करना तो बस एक शुरुआत थी। असली चुनौती थी उस तेल को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। वो जानता था कि अगर उसे वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनानी है तो उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन किंग बनना होगा। अध्याय: वैश्विक विस्तार और राघव की कूटनीति। वितरण की चिंता और रणनीति। राघव अपने वॉर रूम में बैठा था, जहां बड़ी स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा फैला हुआ था। वो काफी तनाव में था। उसने यश और वीरेंद्र से कहा, तेल पैदा करना एक बात है, लेकिन उसे देश विदेश के हर बंदरगाह और हर शहर तक पहुंचाना दूसरी बात। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर रहा तो बड़े खिलाड़ी हमें बाजार से बाहर धकेल देंगे। हमें अपना खुद का शिपिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क खड़ा करना होगा। राघव ने तय किया कि वो दफ्तर में बैठकर इंतजार नहीं करेगा। उसने अपनी टीम को तैयार रहने का आदेश दिया और खुद विदेश के दौरों पर निकल पड़ा। विदेशी जमीन पर राघव का जलवा। राघव सबसे पहले दुबई और फिर यूरोपीय देशों के बड़े व्यापारिक केंद्रों पर पहुंचा। वहां उसका सामना दुनिया के सबसे बड़े तेल माफियाओं और सिंडिकेट से था। एक महत्वपूर्ण बैठक में जब एक विदेशी निवेशक ने राघव की क्षमता पर सवाल उठाया, तो राघव ने मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप खोला। उसने दिखाया कि कैसे उसकी रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाली एआई तकनीक तेल की शुद्धता को 99% तक बनाए रखती है और उसकी लागत को कम करती है। उसने विदेशी व्यापारियों से दो टूक कहा, मैं यहाँ सिर्फ तेल बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक नया सिस्टम बेचने आया हूँ। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित और रीप्रोग्राम किए गए रोबोटिक सुरक्षा से लैस होगा। मेरे टैंकरों को कोई समुद्री लुटेरा या दुश्मन छू भी नहीं पाएगा। मजबूत नेटवर्क का निर्माण। राघव ने विदेशों में कई बड़े बंदरगाहों पर अपने खुद के टर्मिनल लीज पर लिए। उसने आधुनिक स्मार्ट कंटेनर्स का इस्तेमाल शुरू किया, जिन्हें सैटेलाइट से ट्रैक किया जा सकता था। धीरे धीरे राघव का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि बड़े बड़े देश उसके साथ सीधे समझौते करने के लिए लाइन लगाने लगे। विजय की बेबसी। इधर विजय, जो अभी भी पाकिस्तान के गुमनाम कोनों में छिपा हुआ था, ये सब देख रहा था। राघव की सफलता की खबरें अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। विजय ने देखा कि कैसे राघव ने उस संपत्ति और तकनीक को, जिसे उसने नष्ट करना चाहा था, एक वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया।
विजय अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। राघव ने उसे मारा नहीं था, लेकिन उसकी सफलता विजय के लिए हर रोज एक नई मौत के बराबर थी। राघव की वापसी। महीनों के विदेशी दौरों के बाद जब राघव वापस लौटा, तो वो अब सिर्फ एक भारतीय व्यापारी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ऑयल टाइकून बन चुका था। वीरेंद्र ने हवाई अड्डे पर उसका स्वागत किया। राघव ने वीरेंद्र से कहा, नेटवर्क तैयार है वीरेंद्र। अब हमारे जहाजों को रोकने वाला कोई नहीं है। अब वक्त है अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। राघव अपने ऑफिस में बैठकर नए वितरण नेटवर्क के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक लाल रंग का अलर्ट साइन चमकने लगा। ये अलार्म उसके सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग कंटेनर से जुड़ा था, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार कर रहा था। अध्याय: समुद्र के बीच तबाही और राघव का जवाबी हमला। एक खौफनाक खबर। राघव ने तुरंत स्क्रीन स्वाइप की। सामने जहाज के कप्तान का लाइव वीडियो संदेश था। कप्तान की आवाज घबराहट से कांप रही थी। सर, हमारे शिप पर हमला हुआ है। कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमारे सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है। उन्होंने हमारे इंजन रूम और सप्लाई कंट्रोल को निशाना बनाया है। शिपिंग की लागत और नुकसान करोड़ों में जा रहा है सर। राघव की मुट्ठियां भिंच गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण समुद्री डकैती नहीं है। यह उसके बढ़ते साम्राज्य को रोकने की एक सोची समझी साजिश थी। भारी नुकसान और तनाव। यश तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। भाई, रिपोर्ट आ गई है। हमारे 3 बड़े टैंकर बीच समुद्र में फंस गए हैं। बीमा कंपनियां और विदेशी पार्टनर दबाव बना रहे हैं। अगर ये शिपिंग रुक गई तो हमारी पूरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ रही है कि हमें हर घंटे करोड़ों का घाटा हो रहा है। राघव ने गहरी सांस ली और स्क्रीन पर उस लोकेशन को देखा। वो जानता था कि यह काम विजय या उसके नए सहयोगियों का हो सकता है, जो राघव को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते थे। राघव का मास्टर स्ट्रोक, प्रोजेक्ट सी गार्ड। राघव ने घबराने के बजाय अपनी टीम को आदेश दिया, तरुण, उन रोबोटिक ड्रोन्स को एक्टिवेट करो जिन्हें हमने समुद्री सुरक्षा के लिए मॉडिफाई किया था। वीरेंद्र, अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को हेलीकॉप्टर से रवाना करो। हम इस हमले का जवाब उसी भाषा में देंगे जो इन्हें समझ आती है। राघव ने तय किया कि वो अब पुराने ढर्रे पर शिपिंग नहीं करेगा। उसने अपनी वितरण लागत को कम करने के लिए एक स्वचालित समुद्री गलियारा, ऑटोमेटेड मरीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया, जहां इंसानों की जगह उसके रीप्रोग्राम किए गए रोबोट्स पहरा देंगे। अंतिम प्रहार की तैयारी। राघव ने वायरलेस पर कप्तान से कहा, कैप्टन, हिम्मत मत हारिए। अगले 15 मिनट में मदद पहुंच रही है। और याद रखिएगा, जिसने भी हमारे माल पर हाथ डाला है, उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। राघव अब खुद उस लोकेशन की तरफ निकलने की तैयारी करने लगा। उसे पता था कि यह हमला सिर्फ माल लूटने के लिए नहीं, बल्कि उसे ललकारने के लिए किया गया है। अब राघव का अगला कदम इस साजिश की जड़ तक पहुंचना और हमलावरों को समुद्र की गहराइयों में दफन करना था। कहानी का अगला मोड़। राघव की टीम समुद्र के बीचों बीच उन हमलावरों से भिड़ने वाली है। क्या राघव उन हमलावरों के पीछे छिपे असली चेहरे, विजय या कोई नया दुश्मन को बेनकाब कर पाए? राघव ने इस बार कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने विशेष युद्धपोत वॉरशिप को तैयार करवाया और उसमें अपनी सबसे उन्नत रोबोटिक टुकड़ी, हथियारबंद ड्रोन्स और वीरेंद्र के सर्वश्रेष्ठ कमांडो को तैनात किया। वो खुद इस मिशन का नेतृत्व कर रहा था। अध्याय: गहरे समंदर का रण संग्राम। भीषण समुद्री युद्ध। जैसे ही राघव का युद्धपोत उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके जहाजों को घेरा गया था, वहां का नजारा डरावना था। हमलावरों ने आधुनिक हथियारों से राघव के टैंकरों को बंधक बना रखा था। राघव ने बिना किसी चेतावनी के अपने अटैक ड्रोन्स को हवा में छोड़ दिया। आसमान से ड्रोन्स ने सटीक निशाना साधते हुए हमलावरों की नावों को तबाह करना शुरू कर दिया। पानी के ऊपर गोलियों की बौछार और धमाकों की आवाज गूंज उठी। राघव के रीप्रोग्राम किए गए रोबोट्स ने दुश्मन के जहाज पर छलांग लगा दी। उनकी ताकत और बिना थके लड़ने की क्षमता के सामने भाड़े के लड़ाके टिक नहीं पाए। राघव खुद अपनी ऑटोमेटिक राइफल लेकर मोर्चे पर उतरा। उसने एक एक करके हमलावरों को पीछे धकेला। लड़ाई इतनी भीषण थी कि समुद्र का पानी बारूद की गंध से भर गया। लीडर का भागना और कड़वा सच। राघव की टीम ने लगभग सभी हमलावरों को मार गिराया था। तभी राघव ने देखा कि उनका लीडर एक छोटी और तेज रफ्तार वाली एस्केप बोट में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा है। राघव ने उस पर निशाना साधा, लेकिन वो लीडर लहरों का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब होने में सफल रहा। राघव ने घायल पड़े एक हमलावर का कॉलर पकड़ा और गरज कर पूछा, किसने भेजा है तुम्हें? विजय कहाँ है? वह हमलावर खांसते हुए बोला, विजय साहब, विजय तो बस एक मोहरा है। असली खेल तो बहुत बड़ा है। हमें किसी विजय ने नहीं,
बल्कि ग्लोबल ऑयल सिंडिकेट के सबसे बड़े विदेशी सप्लायर ने भेजा था। आप उनकी बादशाहत को चुनौती दे रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको रास्ते से हटाने के लिए ये जाल बिछाया था। एक नया और शक्तिशाली दुश्मन। राघव को बड़ा झटका लगा। उसे लगा था कि उसका दुश्मन सिर्फ विजय है, लेकिन अब समझ आया कि उसका असली मुकाबला उन अंतर्राष्ट्रीय तेल माफियाओं से है जिनका वर्चस्व पूरे विश्व के बाजार पर है। वो लीडर जिसे राघव ने भागते देखा, वो महज एक मोहरा था जिसे उन विदेशी सप्लायर्स ने राघव की ताकत आजमाने के लिए भेजा था। राघव ने समुद्र की ओर देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने यश से कहा, यश, अभी तक हम सिर्फ अपनी संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब हमें एक वैश्विक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। इन विदेशी सप्लायर्स ने मेरे जहाजों पर हमला करके अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुना है। अगला कदम, रसद और रक्षा। राघव ने तुरंत तरुण को आदेश दिया कि वो पूरी दुनिया के तेल बाजार का डेटा खंगाले और पता लगाए कि उन विदेशी सप्लायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। राघव अब डिस्ट्रीब्यूशन को और भी अधिक सुरक्षित और रोबोटिक बनाने वाला था, ताकि भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत न कर सके। कहानी का अगला मोड़। राघव को अब पता चल गया है कि उसका मुकाबला किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक पूरी वैश्विक लॉबी से है। राघव के दिमाग में अब एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी प्लान चल रहा था। उसने समझ लिया था कि अगर उसे इन अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं और विदेशी सप्लायर्स से लड़ना है, तो उसे एक ऐसी जगह चाहिए जो किसी देश के कानून के नीचे न हो और समुद्र के बिल्कुल बीच में हो। अध्याय, समंदर का किला माइनस द साइलेंट फोर्ट्रेस। राघव का मास्टर प्लान। राघव ने अपने जहाज के डेक पर खड़े होकर यश की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, यश, हम कब तक ऐसे छुपे हुए ठिकानों से काम करेंगे? हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां से हम पूरे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, वैश्विक वितरण पर नजर रख सकें। पता लगाओ, क्या इस समंदर के बीच कोई ऐसा आइलैंड द्वीप है जिसकी बोली या नीलामी होने वाली है? हम उस पूरे आइलैंड को खरीद लेंगे। यश ने तुरंत अपने टैबलेट पर अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट और सरकारी नीलामियों के डेटा को स्कैन करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं। आइलैंड की खोज। यश बोला, भाई, आपने बिल्कुल सही मौका पकड़ा है। इंटरनेशनल वाटर्स, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के करीब एक नोमैड आइलैंड है जिसकी नीलामी अगले हफ्ते होने वाली है। ये एक पुराना मिलिट्री बेस था जो अब खाली पड़ा है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि वहां से सभी बड़े शिपिंग रास्ते पास पड़ते हैं। अगर हम वहां अपना बेस बनाते हैं तो हम किसी भी हमले का जवाब चंद मिनटों में दे सकेंगे। राघव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वही जगह है। उसे किसी भी कीमत पर हासिल करो। पैसा अनवर चाचा से मैनेज करवाओ। हम वहां अपना एक अलग साम्राज्य बनाएंगे। तकनीक का जाल। राघव ने तरुण और विनय को बुलाया और नए बेस का ब्लूप्रिंट, नक्शा तैयार करने को कहा। मैं चाहता हूं कि उस आइलैंड पर हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो। वहां हमारा अपना सैटेलाइट कमांड सेंटर होगा, हमारी रोबोट्स की फैक्ट्री होगी और पूरे आइलैंड के चारों तरफ एक ईएमपी शील्ड होगी, ताकि कोई भी दुश्मन का जहाज या ड्रोन बिना इजाजत के वहां कदम न रख सके। वीरेंद्र ने जोश में कहा, और वहां हमारे गार्ड्स की ट्रेनिंग भी टॉप लेवल की होगी। वह आइलैंड एक अभेद्य किला बन जाएगा। दुश्मनों में खौफ। जब यह खबर ग्लोबल ऑयल सिंडिकेट और विदेशी सप्लायर्स तक पहुंची कि राघव एक पूरा आइलैंड खरीद रहा है और वहां अपना प्राइवेट मिलिट्री और टेक बेस बना रहा है, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि राघव अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक मैरीटाइम पावर, समुद्री शक्ति बनता जा रहा है। विजय, जो अभी भी कहीं कोने में छिपा था, ये सुनकर थर थर कांपने लगा। उसे एहसास हो गया कि राघव ने अब समंदर के बीच अपना आशियाना बनाने का फैसला कर लिया है, जहां तक पहुंचना अब मौत को दावत देने जैसा होगा। कहानी का अगला मोड़। राघव ने नीलामी में आइलैंड जीत लिया है और अब वहां निर्माण शुरू हो चुका है। लेकिन विदेशी सप्लायर अब एक आखिरी कोशिश करेंगे उस आइलैंड पर कब्जा करने की या उसे तबाह करने की। राघव जानता था कि नोमैड आइलैंड की नीलामी महज एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि एक युद्ध का निमंत्रण है। विदेशी सप्लायर्स और ग्लोबल सिंडिकेट कभी नहीं चाहेंगे कि समुद्र के सामरिक रास्ते पर राघव का कब्जा हो। अध्याय, नीलामी की जंग और बारूद की महक। धन और शक्ति का संचय। अगले दिन राघव ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया। उसने अनवर साहब से मुलाकात की, जिन्होंने राघव के पिता के गुप्त फंड से एक बहुत बड़ी राशि रिलीज करवाई। साथ ही राघव ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री के मुनाफे से भी करोड़ों रुपए निकाल लिए। अब उसके पास नीलामी में किसी को भी पछाड़ने के लिए पर्याप्त पैसा था। राघव ने अनवर साहब से कहा, चाचा, ये पैसे सिर्फ जमीन खरीदने के लिए नहीं है, ये मेरी नई दुनिया की नींव है। सुरक्षा का अभेद्य घेरा। राघव को पूरा यकीन था कि नीलामी के रास्ते में उस पर हमला जरूर होगा।
उसने वीरेंद्र को बुलाकर सख्त निर्देश दिए। वीरेंद्र, कल जब मैं नीलामी के लिए निकलूंगा तो दुश्मन मुझे वहां पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मुझे तुम्हारी सबसे बेहतरीन सुरक्षा टीम चाहिए। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हमारे कमांडो के साथ साथ विनय और तरुण के बनाए इनविजिबल ड्रोन्स हमारे काफिले के ऊपर साए की तरह चलेंगे। नीलामी की ओर प्रस्थान। नीलामी का दिन आ गया। ये कार्यक्रम एक आलीशान अंतर्राष्ट्रीय वेन्यू पर रखा गया था। राघव एक बुलेट प्रूफ एसयूवी में सवार हुआ, जिसके आगे और पीछे वीरेंद्र के जांबाज लड़ाकों की गाड़ियां थीं। जैसे ही काफिला शहर के बाहरी इलाके के एक सुनसान पुल से गुजर रहा था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन ने राघव के काफिले को रोकने के लिए सड़क पर लैंडमाइन बिछा रखी थी। हमले का मुंहतोड़ जवाब। धमाके के साथ ही चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। विदेशी सप्लायर्स के भेजे हुए भाड़े के हत्यारों ने पहाड़ियों के पीछे से हमला बोल दिया था, लेकिन राघव तैयार था। उसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक बटन दबाया। तुरंत उसकी गाड़ी की छत से 2 ऑटोमेटिक रोबोटिक गन्स बाहर निकलीं और उन्होंने थर्मल सेंसर्स की मदद से हमलावरों की सटीक लोकेशन ट्रैक करके उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऊपर आसमान में छिपे ड्रोन्स ने हमलावरों पर छोटे छोटे बम गिराए, जिससे दुश्मनों में भगदड़ मच गई। राघव ने शांत भाव से अपनी घड़ी देखी और यश से कहा, यश, हमारे पास नीलामी शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। इन चूहों को साफ करो और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। मैं किसी भी हाल में इस नीलामी को मिस नहीं करना चाहता। नीलामी घर में प्रवेश। वीरेंद्र की टीम ने कुशलता से हमलावरों का सफाया किया और राघव का काफिला सीधे नीलामी स्थल के सामने रुका। जब राघव अपने सूट की सिलवटें ठीक करते हुए हॉल के अंदर दाखिल हुआ, तो वहां बैठे विदेशी सप्लायर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें लगा था कि राघव अब तक खत्म हो चुका होगा। राघव ने सबसे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, शिकार करने के लिए जिगर चाहिए, सिर्फ भाड़े के गुंडे नहीं। अब देखते हैं तुम्हारी जेब में कितना दम है। अगली कड़ी। नीलामी शुरू हो चुकी है। बोली करोड़ों से शुरू होकर अरबों तक जा रही। राघव ने समझ लिया था कि सिर्फ व्यापारिक संपत्ति के दम पर वो दुनिया के सबसे बड़े तेल माफियाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो उसे न केवल पैसा दे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और मान्यता भी दिलाए। यहीं से राघव ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और स्मार्ट चाल चली। अध्याय: ऐतिहासिक सौदा और नोमैड की जीत। भारतीय सेना के साथ गुप्त सौदा। नीलामी से ठीक एक रात पहले राघव ने भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक की। उसने उनके सामने तरुण और विनय द्वारा विकसित किए गए उन घातक रोबोट्स का प्रदर्शन किया। राघव ने सेना को प्रस्ताव दिया, मैं आपको इन अनलिमिटेड बैटरी वाले रोबोट्स की एक पूरी टुकड़ी दूंगा जो सरहदों पर इंसानी जान जोखिम में डाले बिना दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इसके बदले में मुझे आपकी रणनीतिक सुरक्षा और वो फंड चाहिए जो इस आइलैंड को खरीदने के लिए कम पड़ रहा है। सेना इस तकनीक को देखकर हैरान रह गई, लेकिन यहाँ तरुण का दिमाग काम आया। तरुण ने उन रोबोट्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक ऐसी क्रिप्टिक लेयर, गुप्त सुरक्षा परत बिछा दी थी कि कोई भी उन्हें खोलकर यह पता नहीं लगा सकता था कि वे कैसे बने हैं। अगर कोई उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता तो उनका पूरा डेटा खुद ब खुद नष्ट हो जाता। इसका मतलब था कि दुनिया में कोई भी राघव की इजाजत के बिना ऐसे रोबोट दोबारा नहीं बना सकता था। नीलामी का रोमांचक अंत। नीलामी के हॉल में तनाव चरम पर था। विदेशी सप्लायर्स ने बोली को $5 बिलियन तक पहुंचा दिया था। उन्हें यकीन था कि राघव इतना पैसा कभी नहीं जुटा पाएगा। तभी राघव ने अपना हाथ उठाया और शांत आवाज में कहा, $8 बिलियन। पूरा हॉल सन्न रह गया। विदेशी सप्लायर्स के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि राघव के पास रातों रात इतना बड़ा फंड कहां से आया। ये भारतीय सेना के साथ हुई डील का एडवांस पेमेंट और राघव की ऑयल इंडस्ट्री का मुनाफा था। यश उसके बगल में खड़ा था और हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। जैसे ही नीलामी अधिकारी ने तीसरी बार हथौड़ा पटका, सोल्ड टू मिस्टर राघव राजवंशी, यश ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। उनकी टीम की यह सबसे बड़ी जीत थी। यश का साथ और नई शुरुआत। नीलामी खत्म होते ही यश ने राघव को गले लगा लिया और कहा, भाई, आज आपने साबित कर दिया कि दिमाग और तकनीक का मेल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को भी झुका सकता है। अब वो आइलैंड हमारा है। राघव ने हॉल से बाहर निकलते हुए देखा कि विदेशी सप्लायर फोन पर किसी को निर्देश दे रहे थे। राघव ने मुस्कुराते हुए यश से कहा, यश, आइलैंड तो जीत लिया, अब वहां अपना साम्राज्य खड़ा करने का वक्त है। उन रोबोट्स को वहां शिफ्ट करने की तैयारी करो। अब समंदर के उस हिस्से में सिर्फ हमारा कानून चलेगा। अगला कदम। राघव अब नोमैड आइलैंड का आधिकारिक मालिक था।
अब उसे वहां अपनी वो गुप्त लैब और डिफेंस सिस्टम बनाना था, जिसका सपना उसने और उसके पिता ने देखा था। राघव के दिमाग में अब एक और क्रांतिकारी विचार कौन था। नीलामी जीतने के बाद वो केवल द्वीप की सतह पर संतुष्ट नहीं रहने वाला था। उसे पता था कि नोमैड आइलैंड के चारों ओर फैला नीला समंदर अपने भीतर बेशुमार दौलत समेटे हुए है। अध्याय: समंदर की गहराई में छिपा खजाना। राघव ने तुरंत वीरेंद्र को फोन किया और उसे अपने पास बुलाया। जब वीरेंद्र केबिन में पहुंचा तो राघव के सामने समंदर के तल सी बेड का एक डिजिटल नक्शा खुला हुआ था। पुराने साथियों की वापसी। राघव ने वीरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, वीरेंद्र, उन इंजीनियर्स को तुरंत बुलाओ जिन्होंने हमारी पुश्तैनी जमीन पर तेल की खोज की थी। मैंने सुना है कि समंदर के बीच में जहां ये द्वीप होते हैं, वहां जमीन की गहराई में न केवल तेल का भंडार होता है, बल्कि वहां दुर्लभ खनिज, रेयर मिनरल्स और प्राकृतिक गैस का भी खजाना होता है। वीरेंद्र की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो टीम दुनिया की बेहतरीन जियोलॉजिकल सर्वे टीम है। अगर नोमैड आइलैंड के नीचे तेल का स्रोत मिल गया तो हमें तेल के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा अपना कुआं होगा और अपनी ही रिफाइनरी। इंजीनियर्स का सर्वे। कुछ ही घंटों में अनुभवी इंजीनियर्स की वो टीम राघव के सामने खड़ी थी। राघव ने उन्हें सीधा मिशन समझाया। मुझे इस द्वीप के 50 मील के दायरे में समंदर के नीचे क्या छिपा है, उसका एक एक इंच का डेटा चाहिए। मुझे शक है कि यहाँ ब्लैक गोल्ड का एक बड़ा भंडार है। इंजीनियर्स ने अपने उन्नत सोनार उपकरणों और रोबोटिक सबमरीन पनडुब्बी की मदद से काम शुरू किया। तरुण और विनय ने उन सबमरीन को अपने एआई प्रोग्राम से जोड़ दिया ताकि वे बिना किसी मानवीय खतरे के समंदर की गहराइयों में जा सकें। एक बड़ी खोज। 3 दिनों के बाद लीड इंजीनियर ने एक उत्साहजनक रिपोर्ट पेश की। सर, आपकी सोच सही निकली। नोमैड आइलैंड के ठीक नीचे एक विशाल ऑयल पॉकेट है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि यहाँ लिथियम का एक बड़ा भंडार है। सर, लिथियम से हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली बैटरियां बना सकते हैं। राघव की मुस्कान गहरी हो गई। तेल हमें अमीर बनाएगा और लिथियम हमारे रोबोट्स को अमर कर देगा। अब हम इस द्वीप पर सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी और डिफेंस हब बनाएंगे। यश की सतर्कता। यश, जो सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए था, ने याद दिलाया, भाई, अगर ये खबर बाहर निकली कि इस द्वीप के नीचे तेल और लिथियम है, तो विदेशी कंपनियां और माफिया अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे इसे छीनने के लिए। राघव ने शांत लहजे में जवाब दिया, इसीलिए तो हमने सेना को रोबोट्स दिए हैं और खुद की रोबोटिक फौज बनाई है। अब जो भी इस द्वीप की तरफ बुरी नजर से देखेगा, वो समंदर की गहराई में मछलियों का खाना बनेगा। अगली कड़ी। राघव ने अब द्वीप पर ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन विजय, जो अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है, एक आखिरी गंदी चाल चलने के लिए तैयार। इंजीनियर्स की टीम और राघव के उन्नत रोबोटिक सबमरीन जब समंदर के तल की मैपिंग कर रहे थे, तब अचानक तरुण के मॉनिटर पर एक अजीब सा मेटालिक सिग्नल, धात्विक संकेत उभरने लगा। ये सिग्नल तेल या लिथियम के भंडार से बिल्कुल अलग था। अध्याय: समंदर की गहराई का रहस्य माइनस प्रोजेक्ट एटलांटिस। राघव खुद बेस स्टेशन पर पहुंच गया। उसने देखा कि स्क्रीन पर एक विशाल वर्गाकार ढांचा दिखाई दे रहा था, जो समंदर की मिट्टी और काई, एल्गी के नीचे दबा हुआ था। अजीबोगरीब खोज। राघव ने आदेश दिया, कैमरों को और पास ले जाओ। जैसे ही रोबोटिक सबमरीन ने तेज रोशनी छोड़ी, सबके होश उड़ गए। वो कोई डूबा हुआ जहाज नहीं था, बल्कि एक प्राचीन और अत्यंत उन्नत धातु का बना हुआ एक दरवाजा जैसा लग रहा था। तरुण ने डेटा चेक करते हुए कहा, सर, ये धातु इस दुनिया की नहीं लगती। ये टाइटेनियम से कहीं ज्यादा मजबूत है और इसमें से एक खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर अभी भी बिजली दौड़ रही है। पिता का अधूरा राज। राघव को अचानक अपने पिता के पुराने नोट्स की एक धुंधली सी याद आई। उसके पिता अक्सर शून्य ऊर्जा और एक ऐसी प्राचीन तकनीक की बात करते थे जो मानव इतिहास से भी पुरानी है। क्या ये वही जगह थी जिसकी तलाश उसके पिता को थी? राघव ने बिना देरी किए फैसला लिया, वीरेंद्र, हमारी गोताखोर टीम को तैयार करो, लेकिन उससे भी पहले विनय और तरुण, तुम दोनों हमारे सबसे मजबूत रोबोट्स को नीचे भेजो। हमें उस दरवाजे को खोलना होगा। खजाने के अंदर का मंजर। रोबोट्स ने घंटों की मेहनत के बाद उस विशाल दरवाजे के कोड को डिकोड किया। जैसे ही वो खुला, समंदर के नीचे एक वैक्यूम जैसा शोर हुआ और पानी उस ढांचे के अंदर नहीं गया। वहां एक एयरलॉक सिस्टम काम कर रहा था। जब राघव और उसकी टीम विशेष सूट पहनकर अंदर पहुंचे, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक प्राचीन अंडरवाटर लैब जैसा था, जिसमें ऐसी मशीनें और क्रिस्टल्स लगे थे जो बिना किसी ईंधन के चमक रहे थे। एक नई शक्ति का उदय। वहां के मुख्य डेस्क पर एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिली,
जिस पर राघव के पिता का हस्ताक्षर था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि उसके पिता यहाँ आ चुके थे और उन्होंने ही इस जगह को दुनिया से छिपाकर रखा था। तरुण ने एक क्रिस्टल को छुआ और अचानक पूरी लैब जीवंत हो उठी। भाई, ये लिथियम से भी करोड़ों गुना शक्तिशाली प्योर फोटोनिक एनर्जी है। अगर हमने इसे अपने रोबोट्स में लगा दिया तो उन्हें कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी ताकत असीमित हो जाएगी। विजय और अंतर्राष्ट्रीय माफिया की आहट। लेकिन जैसे ही वो लैब सक्रिय हुई, उसकी ऊर्जा की लहरें, एनर्जी वेव्स पूरी दुनिया के रडार पर फैल गईं। पाकिस्तान में बैठा विजय और विदेशी सप्लायर्स के सैटेलाइट्स ने इस एनर्जी पल्स को पकड़ लिया। शेट्टी का पुराना पार्टनर, जो एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर था, ने विजय को फोन किया। विजय, राघव को वो मिल गया है जो तुम्हारे बाप ने छिपाया था। अगर वो तकनीक राघव के हाथ लग गई तो वो भगवान बन जाएगा। हमें उस द्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करना होगा। राघव की चुनौती। राघव उस रहस्यमयी लैब के बीच खड़ा था। उसके एक हाथ में पिता की वसीयत थी और दूसरे में वो प्राचीन क्रिस्टल। उसने यश की ओर देखा और कहा, यश, अब तक हम सिर्फ व्यापार के लिए लड़ रहे थे। अब हम इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की रक्षा के लिए लड़ेंगे। ये लैब ही हमारा असली नोमैड फोर्ट्रेस बनेगी। युद्ध अब शुरू हुआ है। कहानी का अगला मोड़। राघव को वो प्राचीन शक्ति मिल गई है, लेकिन अब दुनिया भर के दुश्मन उस द्वीप पर एक साथ हमला करने वाले हैं। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आया जहां रिश्तों का सच और तकनीक की शक्ति आपस में टकराने वाली थी। राघव उस रहस्यमयी लैब के अंदर खड़ा था जहां उसके पिता का एक और राज दफन था। अध्याय: अंतिम सत्य और विजय का आत्मसमर्पण। राघव की चेतावनी। राघव ने लैब के मुख्य कंप्यूटर को सक्रिय किया। जैसे ही डेटा स्क्रीन पर आया, राघव सन्न रह गया। उस लैब के सुरक्षा फुटेज में एक पुराना वीडियो चलने लगा। उसमें उसके पिता विजय के साथ बैठे थे। वीडियो में विजय रो रहा था और राघव के पिता उसे गले लगा रहे थे। राघव को समझ आया कि विजय हमेशा से बुरा नहीं था। उसे परिस्थितियों और लालच ने ऐसा बना दिया था। राघव ने तरुण की तरफ देखा और कहा, तरुण, इस लैब की फ्रीक्वेंसी को पूरे दुनिया के सैटेलाइट्स पर ब्रॉडकास्ट प्रसारित करो। मैं चाहता हूं कि विजय मेरी आवाज सुने। तरुण ने तुरंत अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाईं और राघव की आवाज सीधे उन सभी नेटवर्क्स पर पहुंच गई जिसे विजय ट्रैक कर रहा था। विजय का ठिकाना और राघव का संदेश। राघव ने माइक्रोफोन में कहा, विजय चाचा, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मुझे वो लैब मिल गई है जिसे तुम और पिताजी मिलकर बना रहे थे। मुझे वो वीडियो भी मिल गया है जिसमें पिताजी ने तुम्हें माफ किया था। तुम भाग सकते हो, पर अपने गुनाहों से नहीं। वापस आ जाओ, इससे पहले कि ये विदेशी माफिया तुम्हें खत्म कर दें। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। विजय की वापसी। कुछ घंटों बाद नोमैड आइलैंड के रडार पर एक छोटी लावारिस नाव दिखाई दी। यश और वीरेंद्र अपनी बंदूकों के साथ तट पर पहुंचे। नाव से एक टूटा हुआ, बूढ़ा और फटेहाल आदमी बाहर निकला। वह विजय था। उसके पास न पैसा बचा था, न ताकत। यश ने उसे पकड़कर राघव के सामने खड़ा कर दिया। विजय ने राघव के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने बताया कि कैसे विदेशी सप्लायर्स ने उसे धमकी देकर गद्दारी करने पर मजबूर किया था। राघव का फैसला। राघव ने विजय को देखा और फिर उस प्राचीन क्रिस्टल को। उसने विजय को पुलिस के हवाले करने के बजाय आइलैंड की उस गहरी लैब में नजरबंद करने का फैसला किया। तुम्हें यही रहना होगा चाचा। तुम इस तकनीक को बनाने में शामिल थे, अब तुम इसे सुरक्षित रखने में तरुण की मदद करोगे। यही तुम्हारी सजा और प्रायश्चित है। युद्ध की अंतिम तैयारी। तभी तरुण ने चिल्लाकर कहा, भाई, विदेशी सप्लायर्स का बेड़ा फ्लीट हमारे आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। उनके पास भारी बम वर्षक विमान और युद्धपोत हैं। वे इस आइलैंड को मलबे में बदलने आ रहे हैं। राघव के चेहरे पर एक डरावनी शांति छा गई। उसने उस प्राचीन फोटोनिक क्रिस्टल को अपने मुख्य रोबोटिक सर्वर में फिट किया। अचानक पूरे आइलैंड के चारों तरफ एक नीली रोशनी की ढाल, शील्ड बन गई। राघव ने यश, वीरेंद्र, तरुण और यहां तक कि विजय की ओर देखते हुए कहा, आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि राजवंशी साम्राज्य क्या है। ये आइलैंड सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये भविष्य का रक्षक है। अटैक मोड शुरू करो। कहानी का समापन अस्थायी। राघव ने अपनी तकनीक और सूझबूझ से न केवल अपने पिता के कातिलों को खत्म किया, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को भी हासिल कर लिया। नोमैड आइलैंड अब दुनिया का सबसे सुरक्षित और उन्नत स्थान बन चुका था, जहां से राघव अब पूरी दुनिया के तेल और ऊर्जा व्यापार को नियंत्रित करने वाला था।